हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। शुरू करने से पहले आप चाहो तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप द बायोसाइंस कॉस्मोस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर हमारे चैनल के अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा। तो एक बार वो ग्रुप को जरूर विजिट कीजिएगा। वहाँ पे डेली बेसिस पे, रेगुलर बेसिस पे बॉटनी, जूलॉजी, ये सब बायोलॉजी का क्विज वगैरह तो होते रहते हैं। उसके साथ साथ बायोलॉजी का आपको जितने भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है वहाँ पे आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। इसलिए एक बार वो ग्रुप को जरूर विजिट कीजिएगा। उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आज हम एक नया सीरीज शुरू करने जा रहे हैं। जो जितने भी स्टूडेंट एमएससी जूलॉजी एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि सीपेट एग्जाम हो गया, अपकमिंग जो भी सीपेट एग्जाम हो गया, या फिर सीयूसीएट, बीएचयू, या फिर टॉप यूनिवर्सिटी जितने भी हैं, उसके लिए अगर तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो सीरीज उनके लिए है। तो इस वीडियो सीरीज में हम ढेर सारे क्वेश्चन, जूलॉजी के क्वेश्चन को हम प्रैक्टिस करने जा रहे हैं। इसलिए आप लोग चैनल में अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करके रखें, और अगर वीडियो थोड़ा सा भी इन्फॉर्मेटिव लगे वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। तो हम शुरू करते हैं। उससे पहले एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन, अगर आप अदर सब्जेक्ट हो, जैसे कि एमएससी बॉटनी एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करें, तो मैं उनके लिए बता दूं, बॉटनी के लिए स्पेसिफिकली। तो हम लोग ऑलरेडी एक सीपेट का बॉटनी सीरीज पूरा कंप्लीट प्लेलिस्ट रेडी टू प्ले हमारा चैनल के प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। सीपेट के नाम से सेव किया गया है, उसको आप एक बार जरूर चेक कीजिए। वहाँ पे आप लोगों को बॉटनी रिलेटेड सारे एंट्रेंस एग्जाम की क्वेश्चन मिल जाएंगे प्रैक्टिस के साथ विद एक्सप्लेनेशन। तो आप लोग बॉटनी के लिए वहाँ पे चेक कर सकते हैं। और बाकी जूलॉजी का अभी सीरीज कंटिन्यू करेगा। जूलॉजी का हम जितना हो सकेगा ढेर सारे क्वेश्चन को विद आंसर प्रैक्टिस करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं हूँ आपका मेंटर विनोद पेटा। देखिए, पूछा गया पहला क्वेश्चन, माइकोबैक्टीरिया इज डिस्कवर्ड बाई। माइकोबैक्टीरिया को डिस्कवर किसने किया था? रॉबर्ट कॉच ने, अलेक्जेंडर ने, विर्चो ने, या फिर कैमेट ने? सो इसका जो राइट आंसर है वो है रॉबर्ट कॉच ने माइकोबैक्टीरिया को डिस्कवर किया था। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, काई स्क्वायर टेस्ट किसके लिए परफॉर्म टेस्ट इज परफॉर्म फॉर मेजर द डिग्री ऑफ डेविएशन ऑफ द एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट फ्रॉम द एक्सपेक्टेड रिजल्ट, टू टेस्ट द क्लोजनेस ऑफ ऑब्जर्व एंड एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी, टू टेस्ट द पॉपुलेशन वेरिएंस एंड सैंपल वेरिएशन, और ऑल ऑफ दिस। सो राइट आंसर इज ऑल ऑफ दिस। देखिए, मेजर किया जाता है काई स्क्वायर टेस्ट को टू डिग्री द डिग्री ऑफ डेविएशन ऑफ द एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट फ्रॉम द एक्सपेक्टेड रिजल्ट। एक्सपेक्टेड रिजल्ट से एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट को मेजर किया जाता है, डेविएशन को टेस्ट किया जाता है। उसके बाद देखिए, क्लोजनेस ऑफ ऑब्जर्व एंड एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी। एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी से ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी को, क्लोजनेस को टेस्ट किया जाता है। साथ में पॉपुलेशन वेरिएंस और सैंपल वेरिएशन को भी टेस्ट किया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रांसलेशन इन्वॉल्व्स। सो नेक्स्ट देखिए पूछा गया है, ट्रांसलेशन इन्वॉल्व्स। ट्रांसलेशन जानते हैं, ट्रांसलेशन इज द प्रोसेस इन व्हिच एमआरएनए ट्रांसलेटेड इनटू प्रोटीन। एमआरएनए में जो भी सीक्वेंस होता है उसको ट्रांसलेट किया जाता है प्रोटीन में। सो देखते हैं इसका क्या आंसर है। मैपिंग जीन्स इन बैक्टीरिया यूजिंग ए वायरल कैरियर, रीडिंग ए डीएनए स्ट्रैंड एंड मेकिंग एन एमआरएनए कॉपी, टेकिंग ऑफ ए डीएनए इनटू सेल एंड चेंजिंग इट्स जेनेटिक मेकअप, या फिर रीडिंग एन एमआरएनए टू इल्ड एन एमिनो एसिड सीक्वेंस इन ए प्रोटीन। सो राइट आंसर इज ऑप्शन डी। आप लोगों को मालूम है एमआरएनए में आप लोगों का कोडिन सीक्वेंस होता है, जो कि बाद में हमें क्या देगा। ये हमारा मान लीजिए एमआरएनए है, और यही एमआरएनए बाद में हमको तीन तीन जो कोडन वगैरह होते हैं, वो कोडन एक एक क्या बनाएंगे, एक एक अमीनो एसिड बनाएंगे, इस तरह का अमीनो एसिड। और ये अमीनो एसिड को अगर हम पेप्टाइड बॉन्ड से जोड़ देंगे तो ये हमारा बन जाएगा प्रोटीन। और इसी प्रोसेस को हम ट्रांसलेशन कहते हैं। और हमारा और एक प्रोसेस है ट्रांसक्रिप्शन, जो कि डीएनए से एमआरएनए का बनना, यानी डीएनए से इंफॉर्मेशन एमआरएनए में ट्रांसफर होना, उसको ट्रांसक्रिप्शन कहा जाता है। एमआरएनए से प्रोटीन बनना को ट्रांसलेशन कहा जाता है। दोनों को मिलाकर सेंट्रल डोग्मा बनता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी इज सेलिब्रेटेड ऑन। इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी और बायोडाइवर्सिटी को कब सेलिब्रेट किया जाता है? 22 अप्रैल, 22 मई, 22 जून, 22 सितंबर। इसका राइट आंसर है 22 मई को इंटरनेशनल बायोडाइवर्सिटी डे को सेलिब्रेट किया जाता है। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन ऑल कॉर्डेट्स। सारे कॉर्डेट्स में कौन सा स्ट्रक्चर पाया जाता है? नोटोकॉर्ड, क्रेनियम, स्पाइनल कॉर्ड, या वर्टिब्रल कॉलम। देखिए, बी सी डी को छोड़ के सिवाय सिर्फ हमारा नोटोकॉर्ड ही है जो कि हमारा सारे कॉर्डेट्स में पाया जाता है। लेकिन क्रेनियम, स्पाइनल कॉर्ड, वर्टिब्रल कॉलम ये सिलेक्टेड वर्टिब्रेट्स में पाया जाता है, लेकिन नोटोकॉर्ड सारे के सारे कॉर्डेट्स में पाए जाते हैं। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, द ऑर्गेनिज्म नाइदर हैव नोटोकॉर्ड नॉर वर्टिब्रल कॉलम इन द अडल्ट स्टेज। कौन सा ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसके अडल्ट स्टेज में ना आपको नोटोकॉर्ड देखने को मिलेगा, ना वर्टिब्रल कॉलम देखने को मिलेगा? वो हर्डमानिया है, पेट्रोमाइजन है, या फिर डेलोस्टोमा है, या फिर सेफालोपोड। वो उसका राइट आंसर है हर्डमानिया। हर्डमानिया में एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसके अडल्ट यानी कि यंगर स्टेज में आपको ये दोनों देखने को मिल जाएंगे, लेकिन अडल्ट स्टेज में आपको ये दोनों बिल्कुल देखने को नहीं मिलेंगे, नोटोकॉर्ड और वर्टिब्रल कॉलम। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इन एनिमल द हार्ट नॉट इन वेंट्रल पोजीशन। देखिए, सारे के सारे एनिमल जनरली वेंट्रल पोजीशन में हार्ट को बियर करते हैं, लेकिन सिवाय इस ऑप्शन में एक दिया गया है जो जिसमें हार्ट वेंट्रल पोजीशन में नहीं होता, फिश, फ्रॉग, लैम्प्रे, क्रैब। इसका राइट आंसर है क्रैब। क्रैब में आप लोगों को वेंट्रल पोजीशन में हार्ट देखने को ही नहीं मिलता। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोटोजोन कंसिडर्ड ए लिंक बिटवीन प्लांट एंड एनिमल। कौन सा ऐसा प्रोटोजोआ है जो कि प्लांट और एनिमल के बीच में लिंक करता है? लिंक यानी ना वो पूरी तरीके से प्लांट है, ना वो पूरी तरीके से एनिमल है। पैरामीशियम, एम्फीबा, यूग्लिना, प्लाज्मोडियम। सो राइट
आंसर इज यूग्लिना। देखिए यूग्लिना को क्यों प्लांट और एनिमल में बांटा गया, मतलब बीचों बीच में लिंकिंग किया गया है। देखिए यूग्लिना में आपको देखने को मिल जाएगा क्लोरोप्लास्ट, आपको देखने को मिल जाएगा क्लोरोप्लास्ट, और क्लोरोप्लास्ट क्या करता है आप सबको मालूम है, फोटोसिंथेसिस। सो यूग्लिना कैन परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। देखिए अब जब लाइट कंडीशन नहीं होगा तब ये कैसे जिएगा, तब ये क्या करेगा, फ्लैजेला वगैरह तो होता है उसमें, तो ये हेट्रोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का हैबिट को अपना लेता है। हेट्रोट्रोपिक आप सबको मालूम होगा, हेट्रोट्रोपिक जो कि एनिमल में देखने को मिलता है। बाकी क्लोरोप्लास्ट जब भी लाइट कंडीशन होगा ये क्लोरोप्लास्ट को एक्टिवेट करके फोटोसिंथेसिस करेगा, और जब लाइट पर कंडीशन नहीं होगा, डार्क कंडीशन होगा, तब ये हेट्रोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन हैबिट को फॉलो करेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पूछा गया व्हिच वन ऑफ द इंक्लूड फॉलोइंग इंक्लूड सिलोमेट अनसेगमेंटेड बॉडी। देखिए सिलोमेट तो होगा, साथ में अनसेगमेंटेड होना चाहिए। ऑर्गेनिज्म कौन है, एनिलिडा, मोलुस्का, कोडाटा, आर्थ्रोपोडा। सो इनमें से सिर्फ और सिर्फ मोलुस्का है जिसमें आप लोगों को अनसेगमेंट, बाकी सिलोमेट तो होगा ये सब, लेकिन अनसेगमेंटेड बॉडी होगा। मोलुस्का में कौन आते हैं, स्नेल, आपको ऑक्टोपस, ये सब देखने को मिल जाएंगे मोलुस्का वगैरह में, ठीक है। स्नेल, ऑक्टोपस, ये सब, जिसमें आप लोगों को बिल्कुल भी सेगमेंटेड बॉडी देखने को नहीं मिला। बाकी एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा में तो आप लोग इजीली सेगमेंटेड बॉडी देखने को मिलता है। सेगमेंटेड इस तरह से पार्ट्स 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 पर बॉडी वगैरह जैसे जुड़े हुए रहते हैं, कवच की तरह, ठीक है, कवच सील्ड की तरह एक 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 पीस जुड़े रहते हैं। उसके बाद देखें प्रॉन वगैरह देखे होंगे आप लोग, कैसे सेगमेंटेड बॉडी, क्रैब वगैरह, प्रॉन वगैरह, ये सब में। चलते नेक्स्ट, स्कल इज प्रेजेंट इन, स्कल कहाँ पे पाया जाता है, यूरोकोडाटा, सेफालोकोडाटा, वर्टिब्रेटा, ऑल ऑफ द अबव। तो स्कल जो स्पेसिफिकली कहाँ पे पाया जाता है, वो सेफालोकोडाटा में पाया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। न्यूमेटिक फोरामेन इज प्रेजेंट इन द बोन। न्यूमेटिक फोरामेन किसके बोन में पाया जाता है, फिशेस के, एम्फीबियंस के, बर्ड्स में, या फिर रेप्टाइल्स के। न्यूमेटिक फोरामेन आपको बर्ड्स में देखने को मिल जाएगा, बर्ड्स के बोन में देखने को मिल जाएगा न्यूमेटिक फोरामेन। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द एक्सक्रीटोरी ऑर्गन ऑफ एनिलिडास, एनिलिड्स आर। एक्सक्रीटोरी ऑर्गन ऑफ एनिलिड्स क्या है, नेप्रिडिया है, फ्लेम सेल है, माल्पिगियन सेल है, या फिर ग्रीन ग्लैंड है। इसका जो राइट आंसर है वो है नेप्रिडिया। नेप्रिडिया आप लोगों को एनिलिड्स में देखने को मिल जाएगा आज एन एक्सक्रीटोरी ऑर्गन। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्लेम सेल आर एक्सक्रीटोरी ऑर्गन ऑफ, फ्लेम सेल किसके, फ्लेम सेल आप लोगों ने देखा हो ना, फ्लेम सेल इस तरह से जो होता है वो किसका एक्सक्रीटोरी ऑर्गन है, प्रॉन का, टेपवर्म का, इंसेक्ट का, या फिर बर्ड का। वो टेपवर्म यानी कि फ्लैटवर्म का आप लोगों को देखने को मिल जाएगा, फ्लैटवर्म का आप लोगों को फ्लेम सेल एक्सक्रीटोरी ऑर्गन की तरह देखने को मिल जाएगा। उसके बाद देखिए द एंजाइम ट्रिप्सिन इज फाउंड इन, जो एंजाइम ट्रिप्सिन है वो कहाँ पे मिलता है, पैनक्रियाटिक जूस, सलाइवा, बाइल जूस, या फिर इंटेस्टिनल जूस। तो मेनली ये स्मॉल इंटेस्टाइन में डेवलप होता है, बाकी इसमें जो राइट आंसर है वो है हमारा पैनक्रियाटिक जूस। यहाँ पे ट्रिप्सिन आपको देखने को मिल जाएगा, ट्रिप्सिन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, जो कि काम क्या करता है, हमारा प्रोटीन ब्रेक डाउन करता है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द प्रिंसिपल एक्शन ऑफ एंटेरोपेप्टिडेज इन ओनली टू एक्टिवेट ऑफ डैश ऑफ द पैनक्रियाटिक। देखिए अभी हमने जो जिसको डिस्कस किया था, एंटेरोपेप्टिडेज का काम क्या है, किसको एक्टिवेट करना, पैनक्रियाटिक जूस में अमीनोपेप्टिडेज, ट्रिप्सिनोजन, ट्रिप्सिन, या फिर काइमोट्रिप्सिन। सो इसका राइट आंसर है ट्रिप्सिन को एक्टिवेट करना। उसके बाद देखिए एनारोबिक रेस्पिरेशन इन एनिमल प्रोड्यूसर्स। एनारोबिक रेस्पिरेशन में बता दूं, ब्रेकडाउन ऑफ substrate substrate breakdown of substrate in absence of ऑक्सीजन। ये याद रखिए, ऑक्सीजन के एब्सेंस में अगर कोई भी सबस्ट्रेट ब्रेकडाउन हो रहा है और उससे एनर्जी निकल रहा है तो उसको एनएरोबिक रेस्पिरेशन कहेंगे। लेकिन एनएरोबिक रेस्पिरेशन इन एनिमल प्रोड्यूस क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड, लैक्टिक एसिड एंड वाटर, ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन, या फिर इथाइल अल्कोहल एंड CO2। तो इसका जो राइट आंसर है वो है लैक्टिक एसिड एंड वाटर। आप सबको मालूम होगा ना, अगर कोई एक रनर जो है, जो रन करते करते करते, आप सब भी जनरली फॉलो किए होंगे, कभी कभी ऐसा टाइम आता है कि एक टाइम ऐसा आता है रनिंग करते करते कि आप और नहीं दौड़ सकते। क्यों, क्योंकि वहाँ पे लैक्टिक एसिड का डिपोजिशन हो जाता है, और ये क्यों होता है, ड्यू टू लैक ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के अभाव में ये क्या करता है, फॉलो एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है। एनारोबिक रेस्पिरेशन होने से लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन होता है, जिसके वजह से आप फील करते हो मसल फैटिक। मसल फैटिक की वजह से आप लोग और दौड़ नहीं पाते। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पूछा गया माउंटेन सिकनेस इज ड्यू टू, माउंटेन सिकनेस किसके लिए होता है, लो प्रेशर, PO2, पी यहाँ पे प्रेशर होगा, ठीक, लो PO2 में, यानी कि लो प्रेशर ऑक्सीजन होता है, या फिर लो प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड होता है, या फिर हाई प्रेशर CO2 होता है, या फिर हाई प्रेशर ऑक्सीजन होता है। तो देखिए जब आप माउंटेन में इस तरह से, माउंटेन में आप जब भी चढ़ते 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 जाते हैं ऊपर की ओर, तो जब आप ऊपर पहुंचते हो आप वहाँ पे लो प्रेशर फील करते हो, पहली बात, और साथ में लो ऑक्सीजन भी फील करते हो, जिसके वजह से उस सिकनेस को आपको नाम दिया गया है माउंटेन सिकनेस, ठीक है। वहाँ पे आपको डिफरेंट डिफरेंट तरह का सिम्टम्स देखने को मिल जाएगा। तो ये लो प्रेशर ऑक्सीजन
और लो प्रेशर एंड लो ऑक्सीजन के वजह से होता है। इसको माउंटेन सिकनेस कहते हैं। जैसे कि पानी में नीचे जाने से हाई प्रेशर फील होता है, इसी तरह ऊपर में जाने से हमें लो प्रेशर फील होता है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन। ड्यूरिंग हाइबरनेशन फ्रॉग रेस्पायर्स बाय। फ्रॉग हाइबरनेशन के टाइम में, हाइबरनेट करने के टाइम में वो किससे रेस्पिरेशन करता है? स्किन से, स्किन ओनली, लॉन्ग ओनली, बोथ ए एंड बी, नॉन ऑफ दिस। सो जब भी ये कोई भी मिट्टी के अंदर इस तरह से फ्रॉग वगैरह जब रहता है ना, वो किसके माध्यम से रेस्पिरेशन करता है? वो सिर्फ और सिर्फ स्किन के माध्यम से रेस्पिरेशन करता है, क्योंकि इसके जो स्किन होता है ना, वो डायरेक्ट ब्लड वेसल्स के साथ कनेक्टेड रहता है, ब्लड वेसल्स के साथ, जिसके वजह से ये हमारा ऑक्सीजन और CO2 का एक्सचेंज, डिफ्यूजन एक्सचेंज कर पाता है, और इसीलिए ये ब्लड फिल्टर आराम से कर पाता है, और ये इसी का ही माध्यम है रेस्पिरेशन करना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पूछा है फर्स्ट साइन ऑफ स्टार्टिंग ऑफ मेटामॉर्फोसिस इन टैडपोल ऑफ फ्रॉग इज। जो पहला साइन क्या है मेटामॉर्फोसिस टैडपोल में जो फ्रॉग का होता है, उसका पहला साइन क्या है? यानी जब भी टैडपोल, टैडपोल को आपने देखा होगा, टैडपोल, टैडपोल वो जब फ्रॉग में बदलता है, फ्रॉग में जो बदलता है, उसका पहला साइन या फिर सिम्टम क्या होता है? जो पहला जो नोटिसेबल पॉइंट कैरेक्टर क्या होता है? एक्सटर्नल गिल स्विंग हो जाता है, या फिर रेस्ट एट द बॉटम, बॉटम में रेस्ट करने लगता है, या फिर कॉम टू सरफेस एंड एनगल्फ एयर, मतलब सरफेस में आके एयर को एनगल्फ करना चालू कर देता है, या फिर अपेयरेंस ऑफ फॉर लिप। सो इसका जो पहला मेटामॉर्फोसिस टैडपोल का शुरू होता है, वो होता है अपेयरेंस ऑफ फोर लिम्ब, यानी कि इस तरह से दो फोर लिम्ब आना चालू होता है। उसके बाद इसका टेल छोटा होते होते जाएगा, मतलब फोर लिम्ब हाइंड लिम्ब आने के बाद धीरे धीरे टेल छोटा होते होते जाएगा, और बॉडी शेप लेना चालू कर जाएगा फ्रॉग की तरह, ठीक है। उसके बाद पूछा गया यहाँ पर स्पर्माटोजेनेसिस इज इन्फ्लुएंस्ड बाय। स्पर्माटोजेनेसिस को इन्फ्लुएंस कौन करता है? प्रोजेस्टेरॉन। ये तो कभी भी नहीं हो सकता। प्रोजेस्टेरॉन हमारा फीमेल बॉडी में पाया जाता है, मतलब फीमेल हार्मोन है, जिसका फीमेल गैमेटोजेनेसिस में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। बाकी फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, या फिर STH, या फिर LTH। तो फॉलिकल मैंने बोल दिया, तो यही इसका राइट आंसर होगा। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन ही इसका इन्फ्लुएंस डालता है स्पर्माटोजेनेसिस में। चलते हैं नेक्स्ट। पूछा है एमनियन हेल्प्स इन। एमनियन किस में हेल्प करता है? रेस्पिरेशन में, एक्सक्रीशन में, प्रोटेक्शन फ्रॉम शॉक से, या फिर नॉन। तो देखिए एमनियन जो होता है, एमनियन जिसमें बेबी को रखा जाता है, मतलब बेबी जहाँ पे प्लेस रहता है वो एमनियोटिक फ्लूइड से घिरा रहता है, तो ये हमें जनरली किस में हेल्प करता है? प्रोटेक्शन फ्रॉम शॉक, और कहीं कहीं बुक में ये भी लिखा है एक्सक्रीशन और रेस्पिरेशन में भी मदद करता है, लेकिन मुझे यहाँ पे जो राइट आंसर लग रहा है वो होगा प्रोटेक्शन फ्रॉम शॉक। शॉक से बचाने के लिए एमनियोटिक फ्लूइड के, मतलब एमनियोटिक फ्लूइड में सस्पेंडेड रहता है बेबी, जिसके वजह से उसको कोई भी हानि नहीं पहुंच पाता। बाकी इसका अगर बेटर आंसर, आपके बेटर एक्सप्लेनेशन है, तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इन मैन द प्लासेंटा इज एपिथेलियोकोरियल, हेमोकोरियल, एंडोथेलियोकोरियल, और एक ऑप्शन शायद मेरे से कट गया है। सो इसका जो राइट आंसर है वो होगा हिमोकोरियल, क्योंकि हमारा राइट आंसर यहाँ पे है हिमोकोरियल होगा। हिमोकोरियल का मतलब मदर और बेबी का जो डायरेक्ट ब्लड कंटैक्ट रहता है, डायरेक्ट ब्लड कंटैक्ट रहता है, इसको ही हिमोकोरियल कहते हैं, ब्लड कंटैक्ट रहता है। इसके वजह से जो भी मतलब न्यूट्रिशन जो भी वगैरह ऑक्सीजन, मतलब जो गैसेस एक्सचेंज, ये सब डिफ्यूजन के थ्रू से हो पाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कॉन्कोलॉजी इज द स्टडी ऑफ। कॉन्कोलॉजी किसका स्टडी है? सिलेंडरेटा मोलुस्का, सेल ऑफ मोलुस्का, या फिर मेंटल ऑफ मोलुस्का। तो कॉन्कोलॉजी स्पेसिफिकली कलेक्शन ऑफ, मैं लिख दे रहा हूँ, कलेक्शन, इट इज द स्टडी ऑफ कलेक्शन ऑफ सेल्स, ठीक है। सेल का कलेक्शन होता है, और किसका सेल? मोलुस्का का सेल, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इन आर्थोन द ओवरी इज सिचुएटेड इन द। आर्थोन में ओवरी कहाँ पे सिचुएटेड होता है? 10 सेगमेंट, 13 सेगमेंट, 11 सेगमेंट, 14 सेगमेंट। इसका राइट आंसर है 13 सेगमेंट। 13th सेगमेंट में आप लोगों को ओवरी देखने को मिल जाएगा, और 11 एंड 12th सेगमेंट में आप लोगों को टेस्टिस देखने को मिल जाएगा। ये याद रखिए, किसमें? आर्थोन में। आर्थोन हमारा हर्माफ्रोडाइट ऑर्गेनिज्म है, बाइसेक्सुअल जिसको कहते हैं। उसके बाद देखिए द टर्म इकोटाइप वाज कॉइन्ड बाय। इकोटाइप टर्म को किसने कॉइन किया था? गोटेट्यूरसन ने, मैकमिलन ने, कोरिंगा ने, एल्टन ने। इसका राइट आंसर है गोटेट्यूरसन ने इकोटाइप टर्म को कॉइन किया था। उसके बाद देखिए टर्म बायोसिनोसिस को वाज प्रपोज बाय। बायोसिनोसिस टर्म को किसने प्रपोज किया था? टेंसली, वार्मिंग, कार्ल मोबियस नहीं होगा, ये कार्ल मोबियस है, ठीक है, ये गलत लिखा है। कार्ल मोबियस, कार्ल मोबियस होगा। और यही हमारे मतलब जो साइंटिस्ट हैं, यही इन्होंने टर्म दिया था बायोसिनोसिस। और बायोसिनोसिस कुछ अलग नहीं है, ये इकोलॉजी का ही दूसरा नाम है, ठीक है। आप लोगों को ये कोई भी आप लोगों का 11th-12th बुक में मिल जाएगा, इकोलॉजी चैप्टर में मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट। सेल साइकिल इज कंट्रोल बाय। सेल साइकिल
कंट्रोल कौन करता है? प्रोटीलाइसिस ऑफ साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज, फॉस्फोराइलेशन ऑफ साइक्लिन, डिफॉस्फोराइलेशन ऑफ साइक्लिन, प्रोटीलाइसिस ऑफ साइक्लिन। इसको कंट्रोल करता है प्रोटीलाइसिस ऑफ साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज, सीडीके बोला जाता है, सीडीके। उसके बाद सीडीकेज बोला जाता है, साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज। उसके बाद देखिए पोजीशन इफेक्ट इज द रिजल्ट ऑफ, पोजीशन इफेक्ट किसका रिजल्ट है? म्यूटेशन के वजह से, डिलीशन के वजह से, इन्वर्जन के वजह से या फिर ट्रांसवर्जन। इसका आंसर है इन्वर्जन के वजह से पोजीशन इफेक्ट होता है, पोजीशन इफेक्ट होता है। और पोजीशन इफेक्ट क्या है? मान लीजिए ये एक जीन है, ये एक दूसरा जीन है, ये एक तीसरा जीन है, तो ये जो बीच वाला, मान लीजिए ये जो बीच वाला जीन है, इसको ये दोनों इन्फ्लुएंस करते हैं, इसी को ही पोजीशन इफेक्ट कहते हैं। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आज के लिए इतना ही था। तो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर कोई भी क्वेरी वगैरह है तो आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं। उसके बाद अब वीडियो अगर थोड़ा सा भी पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। और इसी वीडियो के अगर नेक्स्ट पार्ट के लिए आप लोगों को चाहिए तो इसलिए चैनल को जैसे भी करके सब्सक्राइब करके रखें और बेल आइकन को प्रेस करके रखें। जब भी मैं लेटेस्ट वीडियो डालूँ आप लोगों को तुरंत ही नोटिफिकेशन मिल जाए। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।